हेलो। जो रेगुलरिटी को मेंटेन कर गया फिर पीछे रह गया। हेलो, देखो दिया, दिव्या, दहिया, दिया दहिया और आपका वारुणी, दो लड़कियां जिनके हमेशा फुल मार्क्स आते हैं टेस्ट में। अब तुम बताओ, और के किसी के 3 नंबर हैं, किसी के 0 भी हैं, 0 भी हैं, बताओ। और जबकि टेस्ट पहले से पता है तुम्हें। देखो ये सच्चाई है कि ये 2 बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पूरे बैच में, सबसे ज्यादा, जिनके 1 नंबर भी नहीं कटता। एक तो कटे, एक भी नहीं कट रहा इनका नंबर। क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि ये सोचते कम है, ये मेहनत ज्यादा करते हैं। और दोनों के पास मेडिकल, और नॉन मेडिकल और मेडिकल में बहुत फर्क है, गणित का फर्क है सारा। फिजिक्स पढ़ना नॉन मेडिकल वाले के लिए रिलेटिवली इजी होता है बायो वाले के मुकाबले। उसके पास तो गणित नहीं। अब साइन थीटा चलेगा यहाँ, अब देखो साइन थीटा शुरू हो जाएगा। अब साइन थीटा आते ही जेई मेंस, जेई वाले बच्चे तो सारे खुश हो जाएंगे, और बायो वालों को दिक्कत आएगी। उनके चक्कर में मुझे बहुत स्लो चलना पड़ेगा। कल मैं लिस्ट देख रहा था टेस्ट की, वैसे ही रैंडम। अब मैंने अपने स्टाफ को बोला कि आप मुझे लिस्ट मैसेज करोगे ताकि मुझे ये पता लगे कि बच्चे कर क्या रहे हैं। अगर तुम 15 नंबर नहीं लेके आ पा रहे, कि जबकि तुमको पता है कि टेस्ट है क्या, टेस्ट में आएगा क्या, इससे ऊपर बात क्या होगी? अब देखो, तुम्हें रोटेशनल का टेस्ट भी पहले ही पेपर मार्केट में आउट हो चुका है, 140 क्वेश्चन में से ही आने हैं, कोई 10 क्वेश्चन, फिर भी तुम फुल मार्क्स नहीं ला सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मारना चाहिए। कितनी महंगी कोचिंग ले लेना, कहीं से पढ़ लेना, और सिलेक्शन नहीं होगा जब तक खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। ये सारा खेल इन दोनों बच्चों का सेल्फ स्टडी का है। इनसे पूछ लेना, इनसे बात करके, कि ये कितनी देर पढ़ते हो और तुम कितनी देर पढ़ते हो। अपने आप को दोनों के नंबर ऑफ आवर्स लिख लेना, इनके नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर लेना इनसे पूछ के, और तुम्हारे देख लेना। इनके फालतू पाएंगे तुमसे। खेल सेल्फ स्टडी का ही है। कभी तुम ये सोचते हो ये तुमसे इंटेलिजेंट है, नहीं, ये तुमसे पढ़ते ज्यादा हैं बस। तुम टाइम टेबल बनाते हो सारा दिन, ये टाइम टेबल बनाते हैं बस ये कि किस टाइम पे हमें उठना है, किस टाइम पे खेलने जाना है, ये फर्क है। इस बार मैं रोटेशनल का टेस्ट ले रहा हूं संडे को। मैं ये देखूंगा कि कितने बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं, और स्पेशल उनके नाम बोल लूंगा क्लास में। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखो टीचर को हमेशा एक्सपेक्टेशन उसी बच्चे से होती है जिसके मार्क्स आते हैं। ये सच्चाई रहेगी, ये कड़वा सच है। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे टेस्ट में, तो मेरी अंदर से इंट्यूशन नहीं निकलती कि मैं ये कह दूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जब भी बोल सकता हूं अंदर से, जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे। और मैं एक चीज भूल गया था, ये तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जो टेस्ट मैंने बनाए हैं फिजिक्स के, मैंने जो पेपर तैयार करे हैं चैप्टर वाइज, काइनामेटिक्स का, यूनिट डायमेंशन का, ये टेस्ट सीरीज होगी तीनों की मिलके। अब कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर जेई में 30 क्वेश्चन देना। 30 क्यों भाई, 45 करो। जब उन क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, ऑलरेडी वो जेई मेंस लेवल के हैं, तो 45 करो। इससे टाइम मैनेजमेंट और आपको अच्छे से पता लगेगी। हमारे लिए चैलेंज हो जाता है ना 2-2 पेपर रेक्टिफाई। अब क्योंकि जो ये पेपर बनाने पड़ेंगे टेस्ट सीरीज के, इसमें रेक्टिफिकेशन बहुत खतरनाक चाहिए हमें, कोई गलती ना हो किसी भी तरह की। तो इसकी डेट आपको जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। इसकी जो एक पैटर्न मिल जाएगा कि भाई इस तारीख को काइनामेटिक्स का टेस्ट, ये एक टेस्ट सीरीज है जिसको आप डायमंड टेस्ट सीरीज कहो, फाइनल टेस्ट सीरीज। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं होने फिर 11th में, फिर सीधा 12th में टेस्ट होंगे।
ये छोटे मोटे टेस्ट चलते रहेंगे नोटबुक के 10-10 क्वेश्चंस के, और ये एक टेस्ट सीरीज है। तो आज मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूं, ठीक है, उधर से मैथ्स में बोल देना तुम कि टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो अपना जल्दी से मुझे मतलब सर को बोलना कि मिलके पर टेस्ट सीरीज की डेट फाइनल करनी है। जो जो चैप्टर सर ने पढ़ाए हो उसके हिसाब से ही, जो मैंने पढ़ाए हैं उसके हिसाब से टेस्ट होगा, पर टेस्ट कहीं से भी आ सकता है, टेस्ट रैंडम होगा। और उसी के बेस पर फिर 12th में उनकी फीस माफ करूंगा मैं, जिसके मार्क्स बढ़िया आएंगे उनकी 12th की फीस माफ कर दूंगा। जो भी मेरी स्कॉलरशिप है, मैंने अब नया प्रोस्पेक्टस बनाया, मैं दे दूंगा आपको, उसमें मैंने 90% 100% तक स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है अच्छे बच्चों को शहर के, तो उसी के बेस पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एक चीज मैं ये भी बता रहा था आपको कि अभी हम लाइब्रेरी, जैसे हमने ये बेसमेंट लिया है, इसमें हम कुछ सीट्स वगैरह अपनी तैयार करेंगे, पंचिंग मशीन लगाएंगे, स्पेशल सिस्टम होगा। उसमें मैं बता देता हूं कि हमारा जो तैयारी करवाने का पैटर्न रहेगा, उसमें ये लाइब्रेरी ना समझ के ये सोचो कि ये तो इंस्टीट्यूट की ही कुछ प्रिपरेशन करवाने का एक मेथड है। 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी यहां पर सिटिंग, 2 बजे से लेके 7 बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपको बीच में बात करनी है, मोबाइल फोन यूज करना है, तो आपको क्लासरूम के बाहर जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी के अंदर जो भी जहां भी सिटिंग होगी वहां पर कोई बच्चा बोल नहीं सकता किसी से भी। बॉयज की रो अलग होगी, गर्ल्स की रो अलग होगी। उसके बाद डेली उस बच्चे को लेक्चर लिख के दिखाना है जो उसको पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज आपको एसएचएम पढ़ाया गया, तो आपको एक अलग से कॉपी लगानी पड़ेगी और वो याद करके वो लेक्चर आपको लिख के दिखाना है। और वहां पे जो टीचर होगा, परमानेंट टीचर बैठेगा 2 से 8 तक 6 घंटे के लिए, ताकि कोई बोल ना सके। तो वो लेक्चर आपको फिर वो कॉपी सबमिट करवानी है। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट्स का काम डेली आपको लिख के दिखाना है। जो तरीका होता है पढ़ने का, तरीका यही तो होता है। आप यहां से जाओगे घर जाके पहले तो लिख के देखोगे ना जो सर ने क्वेश्चन कराए, उसके बाद फिर डेली एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। जैसे 7 बजे आज फिजिक्स का हो गया, कल फिर केमिस्ट्री का हो गया, फिर बायो का होगा, या फिर मैथ्स का हो गया, ठीक है। टेस्ट होगा वो टीचर देगा शेड्यूल, टेस्ट का शेड्यूल आ जाएगा, बोर्ड पे लिखा होगा, नीचे एक नोटिस बोर्ड लगा देंगे कि ये इसका आज का शेड्यूल है। 8 बजे अपना घर चले जाओ। बॉयज 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, जो लास्ट में जाएगा वो ताला बंद करके जाएगा। बॉयज के लिए 12 बजे तक खुली रहेगी। तो अब जिसको सेल्फ स्टडी करनी है, घर पे माहौल नहीं है, तो वो अपना सीट वगैरह अलॉट करवा सकता है, नीचे बात कर सकता है। अभी तो नहीं, 5-10 दिन रुक जाओ, उसके बाद पहले हम उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं। इतनी गारंटी है, जो इस सिस्टम को फॉलो कर लेगा वो जीत जाएगा। यही है, वो जीत ही जाएगा। रह क्या गया, अगर वो डेली लेक्चर को लिख के दिखा देता है और डेली एक सब्जेक्ट का टेस्ट देता रहेगा, उसकी तैयारी सही चलती रहेगी। देखो, टाइम पीरियड की डेफिनेशन होगी थी कल, टाइम पीरियड की तो होगी थी, टाइम पीरियड की डेफिनेशन होगी थी। कितने बच्चे, कोई बच्चा यहाँ पे बैच में हाथ खड़े करके बताओ, कितने बच्चे ऐसे लगता है सोनीपत में 720 में से नीट के पेपर में 600 प्लस मार्क्स आ जाते हैं? कितने मान रहे हो, कोई बता सकता है? कितने मान रहे हो तुम? 20? गलत है, 20 हो ही नहीं सकते। 5 या 7, 5 या 7, 20 होते हैं। 20 हो गए तो चाड़ा ही नहीं हो जाएगा। तुमने कितने सुन लिए और मैंने कितने सुन लिए? अगले साल भी बता रहा हूं, अगले साल भी 6-7 निकलेंगे, 3 मेरे पास हैं स्टूडेंट। यही है बस, 5 या 6 या 7। और तुम क्या 20-20 डॉक्टर बनने लग गए, तो फिर तो देश तो फिर तो फ्रॉड सिस्टम से तो बहुत बनते हैं। जैसे प्राइवेट में ले लिया 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो फ्रॉड सिस्टम है ना। रशिया से कराए, जॉर्जिया से कराए, जर्मनी से कराए, वहां तो पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा है वो उसके आगे डॉक्टर लग सकता है। जिसके पास पैसा है भाई, डॉक्टर लगा पड़ा उसके आगे, नाम के आगे। जिसके फादर के पास 1 करोड़ रुपया है अपने बेटे के या बेटे के ऊपर खर्च करने के लिए, तो इजिली डॉक्टर लगा पड़ा है। और लगना भी चाहिए। जिनका बैकग्राउंड है ना, जिनके फादर साहब प्रैक्टिस करते हैं किसी क्लिनिक में या किसी का हॉस्पिटल है, उनको तो बनना भी चाहिए, चाहे वो दूसरे तरीके से बने। पर जिनका बैकग्राउंड ना हो ना, दिक्कत उनको है। जिनका बैकग्राउंड, जिनके फादर साहब का कोई बैकग्राउंड नहीं है डॉक्टर से, ना उनको हॉस्पिटल, अगर वो फ्रॉड तरीके से बनेंगे, करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए देके, उनको नुकसान है।
क्योंकि उनका अच्छा रिश्ता के अलावा और कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक अच्छा रिश्ता हो सकता है, या किसी हॉस्पिटल में 50-70 हज़ार रुपये आपको प्रैक्टिस पे दे देंगे। पर जिनका बैकग्राउंड है ना, वो बिजनेस कर सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि उनके क्लाइंट हैं, उनके कस्टमर हैं, उनको ज्ञान वैसे हो गया एमबीबीएस करने से, तो उनको मार्केट बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी मार्केट बनी पड़ी है। भाई डॉक्टर दिनेश गुप्ता के जाना तो दिनेश गुप्ता के ही जाएगा, डॉक्टर अनुराग के जाएगा तो अनुराग के ही जाएगा, वो मार्केट बनी पड़ी है। पर अनुराग का लड़का कल को आके वहां बैठ जाएगा तो वो भी चला पड़ा है। तो सोच समझ के एमबीबीएस करो, अगर बैकग्राउंड है तो करो, वरना तो फिर 50-70 हज़ार रुपये में प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के भी खाते हैं, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, आईसीयू में रहना पड़ता है। बता रहा हूं मैं, ऐसी नौकरी है डॉक्टर की, स्ट्रेस बहुत है। और गवर्नमेंट से हो जाए तो उससे जैसी बात ही नहीं, गवर्नमेंट डॉक्टर। टाइम पीरियड की डेफिनेशन हो गई थी। नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन और पीरियोडिक मोशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। देखो भाई, देखो मान लीजिए ये कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? सर्कुलर। बोलते रहो, सर्कुलर। मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट होता है समय 0 पर। पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट होता है समय 0 पर। ए पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट हुआ समय 0 पर। घूमते 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 उसने एक चक्कर क्या कर लिया? कंप्लीट। एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। बोलो क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो मान लीजिए जैसे टाइम पीरियड है 0.1 सेकेंड, ऐसे समझने के लिए पार्टिकल एक चक्कर 0.1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। थोड़ा सा गणित लगाना सिंपल सा, कि अगर एक चक्कर वो 0.1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो एक सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट करेगा? एक सेकेंड में कितने? 10। ये तो बहुत सिंपल गणित है। 0.1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में वो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो 0.1 सेकेंड में अगर वो एक चक्कर कंप्लीट करता है तो एक सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट करता है? 10। एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट करता है? 10। तो फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ चक्कर कंप्लीट इन, अरे बोल यार, नंबर ऑफ चक्कर कंप्लीट इन। अच्छा, ये तो पीरियोडिक मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या होना चाहिए? 2 फ्रो बैक एंड। अरे बोल यार, ऑसिलेटरी मोशन के लिए होना चाहिए 2 फ्रो बैक एंड फोर्थ। जैसे इधर देखो बोर्ड पर, मान लीजिए पेंडुलम है, ये पहले 2 गया, फिर आया फ्रो, फिर गया बैक, फिर ये फोर्थ। एक ऑसिलेटरी मोशन कंप्लीट। और एक ऑसिलेटरी मोशन कंप्लीट करने में यहां भी मैं समय मान लेता हूं 0.1 सेकेंड। 2 फ्रो बैक फोर्थ 0.1 सेकेंड। अब ऐसे ऐसे 2 फ्रो बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसी ऑसिलेटरी मोशन एक सेकेंड में कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएगी। तो इसी को फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, या तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन या पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब सेम पाथ, वो कितनी बार एक सेकंड में रिपीट कर रहा है, सेम पाथ, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। तो क्यों ना इसका एक फॉर्मूला बना दिया जाए। जैसे यहां तो आपने गणित लगा दिया कि भी 0.1 सेकंड में सर एक चक्कर, और वो एक चक्कर 0.1 सेकंड में सर एक सेकंड में कितने चक्कर? 10। तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी? 10। तो यहां पर एक फॉर्मूला ही बना देते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब यहां पर अगर आप 0.1 रख दो, तो 0.1 रखोगे तो 0.1 तो 1/10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 10। क्यों ना हमने एक फॉर्मूला ही बना दिया, नंबर ऑफ
ऑसिलेशन और नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी हर्ट्ज। एफ से भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, सिंबल इसका एफ भी यूज कर दिया जाता है, सिंबल इसका एफ भी यूज कर दिया जाता है। पर सेकंड भी, पर सेकंड भी, पर सेकंड भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको न्यू बोल देते हैं, न्यू, ऐसे प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है। ऐसी होगा कोई ग्रीक लैटिन या ऐसे ऐसे लिखे होते हैं बुकों में, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, मेरे को नहीं पता क्या वर्ड है, पर इसको न्यू न्यू बोल देते हैं, एन यू, न्यू। एफ से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने कल बता दिया था, एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने कल बता दिया था, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने कल बता दिया था। फिर भी मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आपने कल क्या समझा। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ जी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन? इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही, इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो दूरी होगी उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। चलो बताइए फिर, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, चलिए बताइए इसके बारे में, इसका एक्स बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, एक्स ऐसे मेजर करेंगे, एक्स इसका नेगेटिव, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट फोर्स? फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या रहेगा? अपोजिट होना भी, जब भी तो वो क्या आएगा वापिस, जब भी तो टू फ्रो बैक एंड फोर्थ करेगा। अगर वो इधर गया तो फोर्स इधर होना चाहिए, इधर गया तो फोर्स इधर होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, देखो मेरी बात सुनो, अभी मैं जैसे शुरू में आके ना, अब मैंने कहा कि चलो 2 बच्चे हैं, मैंने ऐसे नाम ले दिया, इसमें ना कोई कई बार इसको फील भी करते हैं लोग, इन्हीं के 2 का नाम ले दिया, मेरा नहीं लिया, ठीक है। बच्चे 10 निकलेंगे यहां से, ये मैं बता रहा हूं आज, जेई में और नीट में मिला के बच्चे 10 निकलेंगे, पर वो 8 अब कौन से होंगे मुझे नहीं पता। मेहनत से, धीरे धीरे मेहनत से आप ऊपर आ सकते हो। 2018 का डिस्ट्रिक्ट टॉपर था अक्षत आर्या, मेरे पास डॉक्टर आर्या जी का लड़का, एम्स में 166 रैंक थी, 11th में बहुत पीछे चला वो। मैं जब टेस्ट लेता था वो मार्क्स ही नहीं आते थे उसके कभी, और 12th के मिड तक तो उसने इतना जबरदस्त गेयर लगाया, क्वेश्चन गलत नहीं होता टेस्ट में। तो बच्चे धीरे धीरे आगे बहुत बढ़ते हैं, मेहनत से, अपनी लगन से, सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी कभी स्टार्ट कर दो तो ये नहीं है कि अब 2 ही डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर 5 भी बन सकते हैं, शहर में 10 बनेंगे तो 5 यहां से बन जाएंगे, पर वो आप अपनी मेहनत से, सेल्फ स्टडी से अपने ट्रैक को चेंज कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर ला सकते हो धीरे धीरे। एक चीज और मैं देखता हूं, खास बात, परफॉर्मेंस ऐसे गई 15 में से 15, फिर 3, फिर 6, फिर 15 में से 15, फिर 9, ये बहुत गड़बड़ वाली चीज है, इसका भयंकर नुकसान हो सकता है। इस ऐसे बच्चों को अक्सर मैं कभी सिलेक्ट होते नहीं देखता अपने जीवन में, परमात्मा की दया रही तो आप हो सकते हो। आप ऐसे चलो तो अच्छा है, आप ऐसे चल के ऐसे ऐसे चल रहे हो, आप तो लाइफ लाइन की तरह, गड़बड़ है। इसका मतलब आप कभी, आप चंचल हो, आप कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते। 10 टेस्ट में 2 पुअर मार्क्स आगे क्या दिक्कत है? 8 तो अच्छे आने चाहिए, और रिजल्ट इंप्रूव हो तो अच्छा लगे। अब मैंने देखा कि किसी के 15 आए हुए हैं, फिर किसी के 3 आ रहे हैं, फिर किसी के 6 आ रहे हैं, फिर 3 आ गए, फिर 15 आ गए, फिर 12 आ गए, फिर वही 3 आ गए। ये क्या है? मजाक थोड़ी है, ऐसे मत चलो। अपनी परफॉर्मेंस को, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हुए उसको एक जैसा रखो। 12 है तो 12 से नीचे एक टैग लाइन होगी भाई, 9 से नीचे तो जाना ही नहीं, 9 तो लास्ट है, 9 से नीचे जाऊंगा दिक्कत है। 12 आ जाए, 15 आ जाए, अच्छी बात है। टैग लाइन तो फिक्स हो, तुम्हारी टैग लाइन फिक्स हो रही, 0 भी आ रही है, शर्म आनी चाहिए 0 तो बिल्कुल। तो भाई यहां पे फोर्स ऐसे होगा, इस तरह से फोर्स होगा। मेरा जो बैकग्राउंड है ना, वो मैंने
जैसे मेरे को यहाँ फेमस कर दिया गया कि भाई मैं फिजिक्स अच्छी पढ़ाता हूँ, पर मेरा बैकग्राउंड कोचिंग का ही है। फिटजी में सिलेक्शन हो गया था मेरा 2013 में, 10 लाख की नौकरी पे, पेपर क्लियर करा था मैंने टीचर का। और मेरे को बहुत पहले से पता कोचिंग कैसे देनी होती है। ये तो मैंने सिस्टम इस साल बनाया है, एक जो ऐसे बनाना होता है कोचिंग का प्रॉपर सिस्टम। अगली बार देखना मैं तुम्हें ड्रेस भी देने वाला हूँ, बैग भी देने वाला हूँ, पूरी प्रॉपर किट दूंगा। इससे एक अलग सा यूं फील आए कि भाई हम जा रहे हैं कहीं पढ़ने, कुछ सीखने जा रहे हैं, एक अलग ही होता है। बस इसका मोटिवेशन मिलता है कि हम जा रहे हैं भाई, चलो हमें टी शर्ट मिल गई, हम बैग लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हमें कोचिंग है, मतलब हम पढ़ना है हमें। ये चीजें कर रहा हूं मैं। पर यह है कि पढ़ाई यही रहेगी, पढ़ाई चेंज नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपको साइन के बारे में अच्छे से पता लग गया, तुमने बना के देखा था घर पे जाके, तो ये फोर्स इधर इस तरफ ऐसे। अच्छा, अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये हमेशा किसकी तरफ होता है, ये मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहूं ना, तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस के एक्स नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, प्लस के एक्स। एक्स नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव हो गया। समझ गए ना, इधर एक्स नेगेटिव होगा और इधर एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। ये एक बेसिक सी बात है जो अच्छे से पता हो नहीं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जनरली बस सुन लो। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट अ एसएचएम। एक बात बताओ, ऑसिलेटरी की कंडीशन क्या थी, माइनस के एक्स की पावर एन। एन 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पर एसएचएम में एन कितना हो सकता है, 1। तो इसलिए सारी की सारी ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम हो सकती, वही ऑसिलेटरी एसएचएम हो सकती है जिन ऑसिलेटरी में एक्स की पावर कितनी आती है, 1। अरे बोल यार। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट्स हैं। इसके बाद एवरी एसएचएम इज अ ऑसिलेटरी मोशन। हां, इसका उल्टा ट्रू जरूर है, इसका रिवर्स ट्रू है कि जो एसएचएम है वो ऑसिलेटरी तो है ही, क्योंकि एसएचएम के लिए कंडीशन क्या है, एसएचएम के लिए कंडीशन है एक्स की पावर 1, और ऑसिलेटरी में तो ये आता ही आता है। तो एवरी एसएचएम इज अ ऑसिलेटरी, बट एवरी ऑसिलेटरी इज नॉट अ एसएचएम। ऑसिलेटरी में पावर 1, 3, 5, 7, अरे नहीं आ रहा, बेसिक बात है ना। उसके बाद एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी। क्या सारी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होती है, नहीं। अब अर्थ जब घूमती है तो वो पीरियोडिक तो है पर वो ऑसिलेटरी। जब अर्थ घूमती है सूरज के राउंड तो वो पीरियोडिक तो पर वो ऑसिलेटरी। अरे बोल यार। जब अर्थ घूमती है तो वो पीरियोडिक है पर ऑसिलेटरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। पर इधर देखो, क्या ये पीरियोडिक है, यस ये पीरियोडिक है, सेम पाथ रिपीट हो रहा है, 2 फ्रो बैक फोर्थ, 2 फ्रो बैक फोर्थ, 2 फ्रो बैक फोर्थ। पीरियोडिक से दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि गोल गोल, पीरियोडिक से दिमाग में आना चाहिए पाथ रिपीट क्या होना चाहिए, सेम। पीरियोडिक से दिमाग में ये नहीं आना चाहिए गोल गोल। ये ध्यान रखना, कईयों के दिमाग में ये चलता है पीरियोडिक गोल गोल। पीरियोडिक का मतलब सेम पाथ रिपीट होना चाहिए आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये पीरियोडिक है, एक जैसा पाथ रिपीट हो रहा है। अरे बोल यार। तो दुनिया की जो दुनिया की जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है ना, ऑसिलेटरी मोशन वो पीरियोडिक जरूर है, पर पीरियोडिक मोशन सारी ऑसिलेटरी है जरूरी। अरे बोल यार। पीरियोडिक मतलब गोल गोल, पीरियोडिक मतलब सेम पाथ। 2 फ्रो बैक फोर्थ का हो या गोल हो। अरे बोल यार। ये कुछ पॉइंट्स है जो क्लियर होने, इनसे कोई सवाल नहीं आना, बस ये जनरल पॉइंट्स हैं। जैसे बुकों में थ्योरी में लिखा होता है, मैंने उसमें एक्सट्रैक्ट करके ये एक जगह लिख दिए इन पॉइंट्स को। तो ये पता होने चाहिए हमको, जनरल नॉलेज के पॉइंट्स हैं। देखो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, लिखो टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइप्स ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास में ना ईमानदारी से एक बात बताओ, कितने बच्चों को पढ़ने में मजा आता है? हाथ नीचे कर लो। ये तो सारे हो गए लगभग 60%। ये भी कह रहा है, ये कह रहा है मुझे मजा आता है। ये अच्छी बात है। चलो भाई, चल भाई तू बता, तुझे क्या लगता है मैं पढ़ता हूं? अब नहीं पढ़ता, बेवकूफ है तू। अभी भी पढ़ता हूं मैं तो। मेरे को ना इचिंग हो रही थी, मैं बताया था डेंगू में, एक दिन इचिंग हो गई मुझे। मैं क्लास ले रहा था बुधवार को, मैंने कहा चलो कल से क्लास लूंगा। मैंने देखा ये ऐसे ऐसे ऐसे, मैं जब भी पढ़ रहा था। और तू कह रहा है मैं पढ़ता नहीं। तूने तो मुझे रद्दी घोषित कर दिया। मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, कल भी पढ़ूंगा, और अगले साल भी पढ़ूंगा, और 10 साल बाद भी पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ने में मजा आ रहा है मुझे, अच्छा लगता है। अभी 2 बुक और ऑर्डर करी है, नाम नहीं बताऊंगा वरना तुम्हें पता लग जाएगा मैं वहां से क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, फिर तुम पहले ही कराओगे सोल्व। मजाक कर रहा हूं, उससे कुछ नहीं होगा। पर पढ़ने के लिए तो ऑर्डर करी है, ऐसे तो नहीं करी बेफालतू में। और पढ़ता भी हूं। 4 क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, उसमें से निकाल लेंगे तो इस यहीं पे ऐड मिलेंगे तुम्हें कंटेंट में, अगर सही लगे तो मुझे। तो भाई पढ़ने में किसी किसी को मजा भी आता है। अभी पता नहीं, तुमने तो सबने ही हाथ खड़े कर लिए, पता नहीं, मुझे नहीं लगता है, ऐसा तो नहीं लग रहा, ये तो झूठे हो तुम। पढ़ने में जिसको मजा आता है वो कभी टाइम भी नहीं देखता, बस पढ़ता ही रहता है वो। मैंने बताया ना, टाइम टेबल तो दूसरी चीजों को बनाया करो। चलो अच्छी बात है, जिन्होंने हाथ खड़े करे अगर सच है तो बहुत अच्छी बात है। इतने बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा है तो जीवन सफल है। लिखो सबसे पहले लीनियर एसएचएम। लिखो लीनियर एसएचएम, कितनी अच्छी बात है, पढ़ने में मजा आ रहा है। लीनियर एसएचएम। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और वो पेशेंट को देख रहे हैं। इस बात का पता है तुम्हें? उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा है ये। एक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर के पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और वो पेशेंट को ठीक कर रहा है। इसका मतलब उसको पेशेंट देखने में मजा आ रहा है। यही तो हुआ। उसका इंटरेस्ट इतना खतरनाक है, उसको पता लग जाता है कि भी इसको मलेरिया है, इसको फलानी टाइफाइड की बीमारी है, इसको डेंगू है। वो तजुर्बे से, और ऐसी 30 रुपए की दवाई देते हैं वो, यूपी में बिहार में 30 की है बस। वहां यहाँ है तो महंगा मूंगा सिस्टम, तो ना वहां उनकी पर्ची होती। उनके यूं थोड़ी है 100-150 रुपए दो जाके, ओपीडी की पर्ची है, जाके भाई वह यूं करेगा, सांस ले लंबी और ले ऐसी गोली 3 दिन में और ये मामला डन। तो देखो इंटरेस्ट की बात है और कमा रहे हैं सही। तो मजा ऐसी चीज है, देखो मजे के लिए डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है, बस मजा आना चाहिए। अब किसी का कंप्यूटर पे मजा आने लग जाए तो आईआईटी क्या उखाड़ लेगी उस इंसान का। जब उसको कंप्यूटर पे मजा आने लग गया तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा मजे मजे में। मजा बहुत अच्छी चीज है, पढ़ाई में मजा तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं नौकरी ले बैठोगे, जॉब ले बैठोगे, जिसको पढ़ाई में मजा आ रहा है। इतनी नौकरियां हैं, लाखों नौकरियां इंडिया में, यही थोड़ी नौकरी है एमबीबीएस। और ये अच्छी बात है अगर पढ़ाई में मजा आ रहा है। देखो लीनियर एसएचएम। अब 2 तरह के एसएचएम होते हैं भाई, सुनो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर एसएचएम। बोलो लीनियर। देखो लीनियर एसएचएम का मतलब है F = -kx। जहां एसएचएम बोल देना वहां पर पावर 1 होगी। जहां पर एसएचएम बोल देना वहां पर बस ये ध्यान रखना x की पावर 1 होगी। पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ऑसिलेटरी एसएचएम। तो x की पावर क्या देखने को मिलेगी? बहुत बढ़िया। अच्छा ये फोर्स जो मैंने कहा था, ये जस्ट आपको एक इमेजिन करना है। ये रेस्टोरिंग फोर्स है, जैसे mg sin थीटा भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता। जैसे कटोरी में क्या था, mg sin थीटा।
ठीक है, बस जस्ट ये इमेजिन करना, एम जी साइन थीटा मत मान लेना, एम जी साइन थीटा नहीं है ये, वो तो जस्ट एक इमेजिन करना था, बस एक एग्जाम्पल सा मैंने दिया ताकि आप उससे को रिलेट करके चीजों को समझ सको कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। ये बस वो फोर्स है जो वापस लेके आ रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन देखो, फोर्स अपॉन मास। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अगर उसका मास मैं एम मान लूं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1 ऑफ एक्स। बेटा आप एसएचएम पढ़ रहे हैं, एसएचएम में सिर्फ x1 होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कल से चिल्ला चिल्ला के? हाँ ओड तो है, पर वो ओसिलेटरी कह रहा है, ओसिलेटरी बताई थी एन, तो यही कह रहा होगा। हम ओसिलेटरी नहीं पढ़ रहे, हम एसएचएम पढ़ेंगे। एसएचएम पढ़ेंगे तो एक्स की पावर हमेशा क्या देखने को मिलेगी? 1, बस फिक्स कर ले। अब इस चैप्टर में एक्स की पावर 1 ही देखने को मिलेगी तुझे, ठीक है? तो बताइए, आप कैसे भी बोल लो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर, बोलो बोलो एक्स की पावर, एक्स की पावर, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर ए की, अरे बोल यार, फोर्स एक्स की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो, या एक्सेलरेशन एक्स की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो, दोनों का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ भी प्रूव कर सकते हो आप। अगर आपने एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 प्रूव कर दिया तो भी एसएचएम है। अगर आपने एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास माइनस के एक्स अपॉन एम, एक्स की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव कर दिया एक्सेलरेशन, तो भी एसएचएम है। इसको भी एसएचएम ही कहेंगे, इसको भी एसएचएम ही कहेंगे। कंटिन्यू इसको लिखते रहना। तो A इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन में एम, इसको इधर ले आओ, माइनस के एक्स बाई एम को उधर ले जाओ, तो एक्सेलरेशन प्लस के एक्स बाई एम इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये शुरू में बहुत सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, इससे कोई प्रूफ व्राफ नहीं है, बस जैसे मैं बताता चल रहा हूं उनको याद करते हुए चलना है। अच्छा, एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। अब ये जो चीज आई है ना, देखो ये, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0, इसका नाम क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, मतलब ऐसी पढ़ाई है, तुम्हें बहुत सारे चीजें आज घर पे जाके लर्न करनी। जैसे बायो याद करते हो ना, बायो में चीजें बिल्कुल अच्छे से याद करते हो, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, नाम, ऐसे ये इक्वेशन आपको अच्छे से ओरली याद होना चाहिए। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स, इन दोनों का जोड़ किसके इक्वल होगा? 0। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मेरी फास्ट स्पीड तो नहीं है ना पढ़ाने की? मैंने भी सोच लिया ये कि 2 क्वेश्चन कम करवाओ पर समझ में आए। कई बार ऐसा होता है बीच सी में फ्रिक्शन के केस में तुम्हें पता नहीं क्या लग जाता था कि सर ने जल्दी जल्दी बता दी। अगर मेरी स्पीड फास्ट लगे तो आप फीडबैक दे सकते हो, मैं इसको और स्लो कर दूंगा। भाई फिर से बोलो इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहेंगे हम। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। और डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, ये भी आएगी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मैं आगे तुम्हें आने वाले लेक्चर्स में प्रूव करके दिखाऊंगा। अब इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? तो ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाय एम। अगर दोनों को कंपेयर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर होगा के बाय एम। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा कुछ याद है ओमेगा के बारे में? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको।
तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। तो ओमेगा आ गया यहां से रूट के बाय एम, और इस ओमेगा को लिखो, इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड बोल दो, पर यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो भी मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, अभी लिख लो। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम क्यों बोला गया, ये आने वाले लेक्चर्स में हमें पता लगेगा। इसकी जो यूनिट होती है ओमेगा को, अगर आप टाइम पीरियड के रिलेशन के साथ लिखना चाहो तो ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, 2 पाई एफ बी लिख सकते हैं। और ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। अगर घर जाके नहीं पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे यही चैप्टर दिक्कत क्रिएट कर देगा, कल परसों से ही दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। घर जाके जो मैं पढ़ा रहा हूं बस याद कर दो, ठाके सारे जेई मेंस नीट के सवाल बढ़ेंगे दबा के, ये मेरी गारंटी है। 12th इससे भी आसान है, 11th जिसने सीख ली सही से 12th और भी आसान है, 12th क्लास ही आसान होती है। तुमने ऐसे जैसे 9th पढ़ी 10th पढ़ी, 9 10 दोनों पढ़ी ना, कौन सी आसान लगी, 10th लगी ना। तो ऐसे ही 12th 11th से आसान क्लास है, 12th में दिक्कत नहीं आती ज्यादा, जो 11th सीख गया बस। और सबसे तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मुश्किल जेई में मैथ्स है, और इसमें क्या है नीट में फिजिक्स। 11th की फिजिक्स जिसने नीट में सीख ली बस, फिर तो इससे मुश्किल चीज तो कुछ है ही नहीं। तो भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अच्छा यहां पर ओमेगा की वैल्यू रख दें 2 पाई बाई टी रूट के बाय एम, और यहां से टी क्या आ गया 2 पाई रूट एम बाय के, ये टाइम पीरियड आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया, ये एसएचएम का टाइम पीरियड आ गया। एसएचएम का टाइम पीरियड मतलब ये क्या आ गया, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल ऐसे गए टू फ्रो बैक फोर्थ, ये एक ओसिलेशन कंप्लीट हो गया। एक ओसिलेशन बोलो या एसएचएम बोलो एक ही बात है। ओसिलेशन एसएचएम की कंडीशन दोनों की क्या है, सेम, x की पावर 1। तो ये एक ओसिलेशन कंप्लीट हो गया। एक ओसिलेशन का जो समय होगा ना उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। एक ओसिलेशन टू फ्रो बैक फोर्थ, और वो टाइम पीरियड ये आ गया 2 पाई रूट एम अपॉन में के। इसमें इस m और k के नाम भी आपको याद करने हैं। मैंने कहा शुरू वाला लेक्चर ऐसा लेक्चर है आज का जिसमें आपको लर्न बहुत कुछ करना है। इस m को बोलेंगे इनर्शियल फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर, और k को बोलेंगे स्प्रिंग फैक्टर। इस m को बोलेंगे इनर्शियल फैक्टर, लिखते चलो। m को बोलेंगे इनर्शियल फैक्टर, m को बोलेंगे इनर्शियल फैक्टर। m को बोलेंगे इनर्शियल फैक्टर, और k को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फैक्टर। k को बोलेंगे स्प्रिंग फैक्टर। वो स्प्रिंग कांस्टेंट मत सोचना इसको, ये वैसे ही बस अपने आप में एक नाम है स्प्रिंग फैक्टर। m है यहां पर इनर्शियल फैक्टर, तो m इज इनर्शियल फैक्टर और k इज स्प्रिंग फैक्टर। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट, जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक ये है इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट, बहुत यूज होने हैं इस चैप्टर में। हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, हर न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल में रिजल्ट यूज होने हैं। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट, जैसा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इधर देखना सारे बोर्ड पर,
देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसी आ गई, f इज इक्वल टू ऐसी आ गई, जैसे कोई इक्वेशन आ गई, इसमें x की पावर कितनी है, तो ये जो x का मल्टीपल होता है ना, इसको आपको k समझना है, ये k होगा, बस ये ध्यान रखना कि जैसे कोई इक्वेशन आ गया, आगे हमने कोई न्यूमेरिकल सोल्व किया और वो इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, इसमें x की पावर 1 आ गई, तो जो x का मल्टीपल होगा ना वो k होगा, उसको स्प्रिंग फैक्टर बोलेंगे। बोलो उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फैक्टर। अरे बोल यार, उसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फैक्टर, उसको स्प्रिंग फैक्टर बोलेंगे। तो अगर x का कोई मल्टीपल है जैसे y अल्फा बाई, तो इसको स्प्रिंग फैक्टर बोलेंगे। कुछ ना ऐसे इस चैप्टर में ना 5-7 न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जो बीच वाले टॉपिक्स पे डिपेंड करते हैं। कहीं कहीं मैं तुम्हें थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स भी पढ़ाने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े, 1-1.5 घंटा फालतू लग जाएगा इस चैप्टर के। अगर वही चीज़ें मैं लास्ट में पढ़ाता ही चैप्टर तो चीज़ें नहीं उठानी पड़ती, पर चलो अब तो उठा लिया चैप्टर। x का मल्टीपल, इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फैक्टर, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, टाइप्स ऑफ SHM, फर्स्ट क्या था, लीनियर, अब सेकंड लिखो एंगुलर SHM, सेकंड लिखो एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। अब जैसे लीनियर है वैसे ही एंगुलर है, तो क्या लगता है तुम्हें, लीनियर में अगर फोर्स है तो एंगुलर में क्या आना चाहिए, टॉर्क आना चाहिए। तो यहां टॉर्क थीटा की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे लीनियर में फोर्स तो इसमें टॉर्क, तो ये SHM की कंडीशन होगी। और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो माइनस के थीटा, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, टॉर्क होता है आई अल्फा माइनस के थीटा, आई से डिवाइड कर दे, माइनस के बाय आई इंटू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के बाई आई इंटू थीटा, माइनस के बाई आई इंटू थीटा। ठीक है भाई, अब यहां से अल्फा को लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको इधर ले आओ 0, इसको बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। और फिर इसको कंपेयर कर देंगे, ये तुम्हें आगे जाके प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये 1, ये 2, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई आई, और ओमेगा इज रूट के बाई आई। आई क्या है यहां पर, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अल्फा को क्या लिखा है, ये समझ आया, ये एक्सेलरेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट का कितनी बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, सोमपिल, सोमपिल आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया नाम है, देखो आई लाइक इट। तो अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसको इधर ले गए, फिर कंपेयर कर दिया, ये आ गया, ओमेगा की वैल्यू रख दो, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट के बाई आई, और टी आ गया 2 पाई रूट आई बाई के, इसमें टी है टाइम पीरियड, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो स्प्रिंग फैक्टर, सॉरी इनर्शियल फैक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और इसको स्प्रिंग फैक्टर ही बोलेंगे। तो मेरे साथ 5 बार एक बात बोल दो ताकि फिर आपको ये पता लग जाए कि क्या हमने पढ़ा। देखो दो तरह के एसएचएम है, मेरे साथ बोलो, लीनियर और, बोलते रहो, लीनियर और, लीनियर और, लीनियर में ना इनर्शियल फैक्टर होगा मास, बोलो लीनियर में, और एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 5 बार बोलो बात। लीनियर में इनर्शियल फैक्टर कौन होगा, और एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर में मास, एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर में कौन होगा, मास, और एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्प्रिंग फैक्टर, यहां पर थीटा का मल्टीपल होगा, और वहां पर कौन होगा, एक्स का मल्टीपल। एक जगह एक्स का मल्टीपल और एक जगह थीटा का मल्टीपल। स्प्रिंग फैक्टर का वो स्प्रिंग फैक्टर मत सोचना, स्प्रिंग कांस्टेंट मत सोचना, वो वाला यूनिट वही होगी। तो स्प्रिंग फैक्टर, देखो एक मेरी एक प्रिडिक्शन हो रहा है, एक मेरी एनालिसिस हो रहा है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, आज के समय सारे वेल सेटल है। आधों से ज्यादा की शादी होगी, सबकी नौकरी लग गई, कोई विदेश में सेटल है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट बिजनेस अपना अच्छा कर रहा है। और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे कोचिंग करते थे, मेंस वगैरह की, आईआईटी वगैरह की। आप इस बैच में हो ना, तो आपको इतना तो पता ही लग रहा है ना कि कंपटीशन लड़ा कैसे जाता है, फाइट कैसे की जाती है। इसका एडवांटेज आपको फ्यूचर में उन बच्चों के रिलेटिवली ज्यादा होगा जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ। ये मैं अक्सर खास बात देखता हूं, जो बच्चे ये तैयारी करते हैं ना, 11-12 में मेहनत करते हैं जेई की, ये इन बच्चों का सक्सेस रेट दूसरों से ज्यादा होता है। इनको पता लग जाता है भी कंपटीशन ऐसे फाइट करना होता है, ऐसे हमारी नौकरी लगती है, ऐसे जॉब लगती है। और वो खाली सिर्फ बोर्ड में परसेंटेज बनाने के अलावा कुछ नहीं मिलता उनको। उनका एक ही टारगेट होता है बोर्ड की तैयारी करने वालों, यूपीएससी। किसी से पूछ लो, यूपीएससी सबसे हुआ पड़ा है क्या? 600 तो सीट है, उसमें भी घटा दी 100 सीट, और 100-150 सीट और घटा दी। अब सपने सब देखते हैं 500 और यूपीएससी कौन बनेगा? यूपीएससी आईआईटी करके ही तो बनता है बंदा, पहले तो आईआईटी करेगा। अगर इंटेलिजेंट है तो पहले तो आईआईटी होगी ना, पहले तो एमबीबीएस होगी, फिर होगा यूपीएससी। बहुत ज्यादा बच्चे यूपीएससी में आईआईटी नहीं सिलेक्ट होते हैं, और उनको नहीं पता होता बोर्ड ऑफ मेंबर कोई आईआईटीएन है। रिटर्न अच्छा हो जाए, ठीक है, बात बन गई। हेडिंग डालो, लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ, लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ simple harmonic motion with the help of uniform circular motion. Uniform circular motion. Uniform circular motion. Explanation of simple harmonic motion. Explanation of simple harmonic motion with the help of uniform circular motion. ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से आपको फील आएगी अब एसएचएम होता कैसे है। एसएचएम भाई होता कैसे है, देखो ये समझने का ज्यादा है। अभी 10-15 मिनट आपको समझने पे ध्यान देना है,
सबका ध्यान समझने पे होना चाहिए। देखो भाई, ये क्या है, ये बीच में है क्या? बिल्कुल ये सेंटर पे दिख रहा है, थोड़ा उधर है। सेंटर पे है क्या? सेंटर पे ही है। ठीक है ठीक है, सेंटर पे ही है ये, मुझे जो लग रहा है। चलो भाई देखो, देखो अब मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल ए पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट है, और समय शून्य पर पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट होता है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पर घूम रहा है। बोलो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पर, बोलते रहो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पर। कौन सी स्पीड से? कौन सी स्पीड से? एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पर घूम रहा है, बहुत बढ़िया। एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पर घूम रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया डायमीटर। तो भाई ये हो गया डायमीटर सर्कल का। हाँ ये डायमीटर हो गया। मैंने कहा कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कल पर घूम रहा है। एक डायमीटर ये हो गया भाई। देखो कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कल पर घूम रहा है। ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया डी पॉइंट। कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कल पर घूम रहा है। तो बताइए अगर वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पर घूम रहा है तो यहां से लेके यहां तक वो कितना समय लेगा? यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, बोलो बोलो। अगर एक चक्कर वो टी में घूमता है, वेरी गुड, कितने में? बहुत बढ़िया। चलो यहां बताओ क्या लिखूं? वेरी गुड, बोलो टी बाय, बहुत बढ़िया। यहां लिखेंगे टी बाय 2। यहां बताओ, हैं? बिल्कुल सही, 3t बाय 4 और वापिस से t, तो 1/4 t बाय 4। फिर t बाय 4 ऐड कर दो, इसमें t बाय 2 हो जाएगा। फिर t बाय 2 में t बाय 4 ऐड कर दो, 3t बाय 4। और यहां जब वो पहुंचेगा तो एक चक्कर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, अगर एक चक्कर कंप्लीट करने की एंगुलर स्पीड निकालनी हो तो एक चक्कर कंप्लीट करने में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लेगा? 2 पाई, और समय कितना? t, जिसको क्या बोलते हैं? एंगुलर स्पीड। ये एंगुलर स्पीड है और ये मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं यहां पर पार्टिकल की। दिस एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बोलो जो पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर, उसकी घूमने की मैं एंगुलर स्पीड क्या मान के चल रहा हूं? कांस्टेंट। एंगुलर स्पीड क्या मान के चल रहा हूं? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से देखो ऐसे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। ये वेरिएबल स्पीड है, पर ये स्पीड कांस्टेंट है। तो एंगुलर स्पीड यहां मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। एक चक्कर, बोलो बोलो, एक कंप्लीट करने का समय कितना? कैपिटल टी, कैपिटल टी। चलो बहुत बढ़िया, बताते चलना। जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो उसने सेंटर पर एंगल कितना बनाया? कितना? तो कितना लिख दूं?
यहां एंगल बोलो, बोलो बोलो, वेरी गुड, बिल्कुल सही। यहां बोलो 3π/2, π/2 प्लस π/2, पाई पाई में π/2 ऐड कर दो, 90 और ऐड हो जाएगा, और यहां कितना 2π। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें लिखी है। एक काम करते हैं, इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं। बोलो यहां समय बोलो, यहां समय बोलो 0, बोलो 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 t/, बोलो बोलो बोलो, एक चक्कर कंप्लीट। अच्छा, एंगुलर स्पीड में क्या मान के चल रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है। मतलब ये देखो, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारे कोर्स में यही है, जो मैंने आपको हेडिंग डलवाई है ना, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है हमारे कोर्स में। हमारे कोर्स में एसएचएम की एक्सप्लेनेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही है। अच्छा, यहां एंगल बोलो, यहां एंगल बोलो, यहां एंगल बोलो, यहां बोलो, यहां बोलो, और यहां बोलो। अरे बोल यार, नहीं आ रहा। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब एक काम करते हैं, कट मारता हूं मैं कहीं कहीं। मैंने बिल्कुल मिड पॉइंट पर कट मारा, यहां इसको लिखा ई पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट मारा। यहां इस, ये जो आर्क है ना 90 डिग्री का आर्क, इसके मिड पॉइंट पे कट मारा। अब यहां कट मारता हूं मैं एफ, यहां कट मारता हूं जी, यहां कट मारता हूं मैं एच। ठीक है भाई, अब बताइए यहां से यहां तक का समय बताओ, बताओ यार, बोलो। यहां से यहां t/, तो आधा नहीं आया। एंगल कितना यहां है, 45 डिग्री, π/, लिख के दिखाना अपनी कॉपी पे जल्दी से, सारे लिख के दिखाओ, सारे कट पे एंगल लिख के दिखाओ एक बार जल्दी से। π/4, t/4 में t/8 ऐड करो, 3t/8 आ गया। और π/2 में π/4 ऐड करेंगे, 3π/4। हाँ जी, लिखा। यहां क्या लिखा, यहां से यहां तक कितना, t/8, t/8, 8 एलसीएम 5t/8। चलो लिख लोगे ना तुम, मतलब गणित वाला दिमाग है। अरे बोल यार, कौन सा दिमाग है, गणित वाला दिमाग है, बहुत बढ़िया। देखो अब एक रिलेशन बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये बताओ, जब टाइम t/4 है तो एंगल कितना है, बोलो, वेरी गुड, बोलो 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 बोलो, पक्का ना। रिलेशन बता रहा हूं, बोर्ड पर देखना। ओमेगा आया कितना आपका, 2π/t। अच्छा, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं थीटा मान लूं और टाइम t मान लूं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगुलर स्पीड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहां से जो रिलेशन आया ना, वो आप कैसे भी याद कर लो। या तो आप याद करो 2π/t इज इक्वल टू θ/t,
ये याद कर लो। और 2 पाई/t को क्या बोलेंगे? ओमेगा। एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये रिलेशन मैंने पहले भी बताया था वैसे सर्कुलर मोशन में, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इस रिलेशन का फायदा क्या है? पर बोर्ड पर देखो, लिखने से पहले समझो। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं। 2 पाई/t इज इक्वल टू थीटा/t। भाई आपको चाहिए कि t/4 पर एंगल, हमें क्या चाहिए? t/4 पर। तो कुछ ना करो, यहां t/4 पुट करो। स्मॉल टी की जगह t/4, टी ने टी को मार दिया, थीटा कितना आ गया? 2 पाई/4 कितना आ गया? पाई/2। अरे बोल यार, समझ आया नहीं आया? भाई आपको t/4 पर एंगल निकालना है, तो आप यहां t/4 पुट करो। यहां t/4 पुट करने से टी को मार देगा, सोल्व करोगे थीटा कितना आएगा? क्या यही एंगल मिला? क्या यही एंगल मिला? क्या यही एंगल मिला? नहीं आया? अरे यही तो एंगल मिला। t/4 पर एंगल कितना मिला? और इस फॉर्मूले से भी क्या मिल रहा है? नहीं आ रहा। अब निकाल के दिखाना, निकाल के दिखाओ। एंगल बताओ। हाँ जी, अरविंद क्या नाम है? सॉरी नाम भूल गया। है विहान। विहान बहुत अच्छा नाम है आपका भी। सही। इसका मतलब ब्यूटीफुल और सुंदर है। मॉडलिंग। विहान मॉर्निंग, सुबह। सुबह तू है? तेरे नाम पे अखबार गुरु सुबह सुबह सब कुछ सुबह तेरे नाम पे चल रहा है क्या? विहान। संयम, यू नो विहान in your past school? He is from Janki Das. You are from बिहार? ये तो कह रहा मैं जानकी दास में था। जानकी दास में था? इस साल गया है। अच्छा, इससे पहले कहाँ कौन से में था? यार यार मध्य प्रदेश से हमारे पास एक लड़का भी है। यही है क्या? रियान खान हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा। एक मेरा स्टूडेंट है मतलब, वो ऐसे यूट्यूब पे आ गया ऐसे ही। मेरे ने बताया था ना 5-6 लाख रुपए कमा लिया यूट्यूब से इस बार। ऐसे ही घूमते घूमते आ जाते हैं वो। ऐसे फ्री में पढ़ाता हूँ ना कई बार, तुम्हें और क्या लगता है? ऐसे ही पढ़ाता हूँ फ्री में, ऐसे घूमते घूमते आ जाते हैं, फिर वो मुझे पैसे दे देते हैं, उनको पसंद आ जाता है। फिर पिछले साल भी कमाए थे मैंने 8-10 लाख रुपए। अब ये ऐसे आउटसाइड सोनीपत की कमाई है, ऐसे हो जाती है। और देखो ना, वो 70-70, 80-80 हजार फीस भारी उनके लिए देना कितना चैलेंजेबल होता है। देते हैं। चलो ये आ गया, एंगल आ गया। तो 2 पाई/t थीटा अपॉन में स्मॉल टी, 3t/2। यूट्यूब से कोई कमाई नहीं होती है, ध्यान रखना। यूट्यूब से तो मेरे आज तक पता कितने डॉलर हुए हैं? $0.6। वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। यूट्यूब कभी पैसे नहीं देगा। यूट्यूब से आप कोर्स बेच सकते हो अगर आप पॉपुलर हो जाते हो तो यूट्यूब पे। तो कितना आ गया थीटा? यहां से थीटा आ गया 3 पाई। थीटा आ गया 3 पाई। तो ये बात हमें समझ में आई। अरे बस बस भाई बस, जहां तुम्हें ये पता लग जाए ना बस कमाई है, वहां तो तुम्हारे। मुझे भी मॉडलिंग यूट्यूबर बनना है। ये जो यूट्यूबर बनते हैं ना, ये जैसे इंडिया में बड़े बड़े कैरी मिनाटी जैसे, ये बोलते नहीं, ये बनते ही हैं बस। ये बोलते नहीं। ये अपने सब्सक्राइबर भी पता कब बताते हैं?
जब इनके 2-3 लाख हो जाए, ये पहले अंडरग्राउंड चलाते हैं अपने चैनल, फिर इनके सब्सक्राइबर हो गए, फिर ये बताएंगे अपने मम्मी को, पापा को, पापा 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, देखो पहला चेक 4400 रुपये का $100 का, $100 कितने, 7200 7300 रुपये हो गए, कितने रुपये हो रहे डॉलर? हाँ, तो ये सीधा चेक ही दिखाते हैं। और यूट्यूबर बनना मतलब ये मान लो पढ़ाई से 10,000 गुना टफ टास्क है। अगर तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं, तुम्हें यूट्यूबिंग में मजा आ रहा है तो बहुत टफ टास्क है कामयाब होना, बहुत टफ। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखो कि ये यूट्यूबर, इंस्टाग्राम, ये दिखने में ऐसे लगता है कि बस ये कुछ ही होते हैं, बस ये मान लो ये गिनती के 20 होंगे, और तो फिर बस अपना ऐसे टाइम। क्या है, तुम सोच रहे थे क्या तू भी ऐसे बाथरूम में वीडियो बना रहा है? ये देखो सुबह 7 बजे फ्रेश होने का टाइम आ गया है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो अभी व्लॉगिंग वगैरह कर रहा है। देखो, चलो देखो, अब भाई सुनो, देखो, चलो यहां एंगल बोलो पाई बाय, आवाज कम आ रही है, पाई बाय, पाई बाय, पाई बाय। इस पाई बाय 2 को बोल देते हैं फेज, इसको फेज बोल देंगे, इसको फेज बोल देंगे भाई, फेज, फेज बोल देंगे। इस एंगल को ना फेज बोलते हैं, ये आपको लर्न करना है। जैसे यहां फेज कितना हो जाएगा पाई, यहां फेज कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, और यहां फेज कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब तुम्हें देखना, जादू दिखाऊंगा, जादू बोर्ड पर देखना यार, देखो कितना बढ़िया जादू देखने को मिलेगा। सबका ध्यान बोर्ड पर, अच्छे से कंसंट्रेशन बढ़िया होनी चाहिए, ये पॉइंट अच्छे से समझना। देखो, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ओरिजिन। अगर इसको ओरिजिन मान लिया तो ये तो होगी एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। देखते रहना भाई बोर्ड पर सारे, अच्छे से ध्यान से। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। जब पार्टिकल यहां है, बोलो जब पार्टिकल, तो ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर, इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन इस डायमीटर पर यहां है। या इसको आप ये भी मान सकते हो, ये सोनू और ये सोनू की वाइफ। मैं इसको वैसे बुक में तो लिखा है इसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, बुक में इसको क्या लिखा हुआ, परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल। पर आप, मैं कहता हूं आप इसको 2 इंसान समझो, एक इंसान ये, एक इंसान ये सोनू और ये सोनू की। अरे बोल यार, ये सबसे बेस्ट रहेगा। आप इसको भी पार्टिकल समझो, इसको भी पार्टिकल है यही, और इस पार्टिकल की ये प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन जो इस डायमीटर पर है इसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कहेंगे। अब देखो, अब ये सोनू है, अब सोनू पहुंच गया यहां, सोनू तो चल रहा है ऐसे। जब सोनू यहां पहुंचा तो यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला तो सोनू की वाइफ यहां पहुंची डायमीटर पर। जब सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ ऐसे गई डायमीटर पर। अरे बोल यार, लक्ष्य जगह तो पूरा इंटरेस्ट ले रहा है। सॉरी, ये सोनू है और ये लक्ष्य जगह है। लक्ष्य जगह का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ने में, ऐसे था थोड़ी देर पहले। क्या ये फेज, क्या ये एंगल, क्या ये पढ़ाई है, सोनू की वाइफ है। सोनू ही अच्छा लग रहा है, लक्ष्य गंदा लग रहा है। देखो चलो, जब सोनू यहां से यहां पहुंचा तो आप ये भी बोल सकते हो जब सोनू यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां पहुंचा, तो उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन यहां पहुंचा। अब देखो सोनू तो चल रहा है लगातार, तो जब सोनू देखो ऐसे गया, ध्यान से देखना भाई, सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ डायमीटर पर ऐसे गई। कुछ समझ आया? जब सोनू यहां होगा तो सोनू की वाइफ यहां होगी, जब सोनू यहां होगा तो सोनू की वाइफ यहां होगी, जब सोनू तो जब सोनू यहां होगा
ये तो कई चीजें उठ गई यार। हाँ। सोनू तो भाई खा क्या था। देखो सोनू, आप देखना सोनू थोड़ा शर्मीला है। कभी आप सोनू भैया से बात करिए कभी, तो बात करके देखना कभी, मतलब शर्मा जाता है सर बस। चलो देखो, तो जब सोनू यहां पहुंचा, तो सोनू की वाइफ यहां पहुंची। परपेंडिकुलर डालो। जब सोनू यहां पहुंचा तो सोनू की वाइफ यहां, और देखो यहां इनका प्यार मिल गया। सोनू आ गया भाई। बुला लो ना सोनू को। चलो सोनू चला गया। देखो तो देखो आप ये मत सोचो, आप यहां देखो प्यार कितना गहरा है, साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जीना भी इकट्ठा, मरना भी इकट्ठा। देखो कैसे, अब देखो ना, देखो सोनू ऐसे गया, देखो सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ ऐसे गई, पकड़ना रास्ते में ही है। यहां डाउट ज्यादा था, यहां कान खींच रही है। पर आप ये देखो ना, सोनू भी कहां हाथ में आने वाला है। भाई ये कुछ और तो नहीं आ रहा है यहां पे। चलो देखो, अब सोनू यहां पहुंच गया, सोनू की वाइफ भी यहां पर, ठीक है, अब तक बहुत अच्छा चल रहा है। अब पर सोनू अपने चक्कर को थोड़ी छोड़ेगा, सोनू को तो चक्कर कंप्लीट करना है। अरे बोलो यार, सोनू को तो चक्कर चलाना है, सोनू चक्कर ही पे तो चल रहा है। अब देखो, ये देखो सोनू निकल गया यहां से, ये सोनू जा रहा। अब जैसे सोनू ऐसे जा रहा, अब सोनू की वाइफ के पास व्हीकल नहीं है, सामान नहीं है, कुछ है नहीं चलने के लिए। सोनू की वाइफ को बस एक ही रास्ता पता है, डायमीटर का। पर सोनू को तो बहुत रास्ते पता चक्कर चलाने के। अब जब सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ ऐसे गई। मतलब जब सोनू यहां था, मान लो सोनू यहां था, तो सोनू की वाइफ यहां थी और नीचे की तरफ जा रही है। जब सोनू यहां था तो सोनू की वाइफ यहां थी, डायमीटर पे। अब सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ ऐसे गई, फिर सोनू ऐसे गया और सोनू की वाइफ डायमीटर पर ऐसे, ये मिल गया, ठीक है। दोबारा फिर कान खींच दिए, पर सोनू फिर कहां हाथ में आने वाला है। फिर सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ फिर ऐसे गई। अरे कुछ समझ आया? ये वाइफ साथ साथ चल रही है, अलग अलग? साथ साथ ही, यही तो समझना है। यार संयम कह रहा है, यार कैसी बात कर रहे हो यार। इधर देखो, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। देखो इस तरह से, अगर दो पेन एक साथ चल पड़ेंगे तो देखते हैं। देखो ऐसे, देखो ये कान खींच दिए। देखो ये सोनू है और ये सोनू की एक ही जैसे देख रहे हैं। ये रुक गया, सोनू रुक गया, देखो उसकी वाइफ भी रुक गई। सोनू उल्टा चल रहा है। सोनू की वाइफ आजा। चलो देखो एक बात बताओ, सुनो, देखो इंटरेस्ट पूरा आ गया। चलो भाई, पूरी बहुत बढ़िया लगा। अब एक काम करना, देखो दोनों की मोशन मैंने इकट्ठी दिखा दी ना, वो उसके साथ साथ चलेगी अलग अलग? हाँ, दोनों की मोशन मैंने इकट्ठी दिखा दी। अब है ना, तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताना। देखना, सोनू की मोशन दिखा देता हूं एक बार मैं। सोनू की मोशन देख लो। सोनू को तो चक्कर चलना है, सोनू का ब्याह नहीं हो रहा ना। फिर ये कौन है? अरे यार सॉरी भाई। चलो सोनू तो ऐसे चल रहा है, देखो सोनू ऐसे चल रहा है। अब सोनू की वाइफ कैसे चल रही है? ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई। सोनू की वाइफ ऐसे चल रही है। अरे बोल यार। तो फाइनली आपने क्या प्रिडिक्ट किया? सोनू ने कौन सी मोशन करी?
अच्छा कैसे जैसे दिल पे ले रहे हो, कह रहे हो उसकी वाइफ है क्या, कौन सी वाइफ आई, ऐसा कुछ नहीं है असली में। चलो बताओ सोनू कौन सी मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, और सोनू की बहू, सोनू की बहू, सोनू की बहू कौन सी मोशन कर रही है, वेरी गुड, ओसी, ओसी, पक्का ना। ये बड़ी खास बात है कि सोनू की जो वाइफ है ना, सोनू की जो वाइफ है वो ओसिलेटरी मोशन कर रही है। यही तो पॉइंट है भाई, यही तो फिजिक्स है। बहुत हो गया यार कचरा। देखो सुनो ध्यान से, सोनू की वाइफ की मोशन देखो, जब सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ ऐसे गई, जब सोनू ऐसे आया तो सोनू की वाइफ ऐसे आई, जब सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ ऐसे आई, और जब सोनू ऐसे गया तो सोनू की वाइफ ऐसे गई। तो सोनू की वाइफ डायमीटर पे देखो, टू फ्रो बैक फोर, और सोनू टू फ्रो बैक, टू फ्रो बैक। हेडिंग क्या है, हेडिंग, हेडिंग पढ़ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कल पे कौन सी मोशन हो रही है, सर्कुलर, सर्कल पे, और सर्कल के डायमीटर पर एसएचएम, टू फ्रो बैक फोर, टू फ्रो बैक फोर। अरे बोल यार, तो सर्कल के डायमीटर पे एसएचएम हो रहा है, टू फ्रो बैक फोर्थ हो रहा है, टू फ्रो बैक फोर, टू फ्रो बैक फोर्थ, और सर्कल पर सर्कुलर मोशन हो रही है। यही तो पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखाता हूं। जब सोनू यहां पहुंचा तो सोनू का प्रोजेक्शन यहां पहुंचा, जब सोनू यहां पहुंचेगा तो सोनू का प्रोजेक्शन यहां पहुंचेगा, जब सोनू वापिस आ रहा होगा तो उसका प्रोजेक्शन ऐसे नीचे की तरफ स्पीड होगी। ठीक है, सोनू की मोशन ऐसी है, सोनू की मोशन ऐसी है, और सोनू की वाइफ की मोशन ऐसी है। अरे बोल यार, तो सोनू की वाइफ, या आप ये कहो कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका प्रोजेक्शन डायमीटर पर क्या कर रहा है, एसएचएम। तो लिखो हिंदी में, देखो यहां पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और पार्टिकल का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, पार्टिकल का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, पार्टिकल का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, फास्ट नहीं पढ़ा रहा मैं, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आपको। पार्टिकल का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डायमीटर पर ओसिलेटरी मोशन कर रहा है, पार्टिकल का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डायमीटर पर कौन सी मोशन कर रहा है, ओसिलेटरी। अब ध्यान से देखना भाई, समय 0, समय t/4, चलो बताओ फिर। हाँ जी, पार्टिकल पहले ऐसे गया, कोई बताएगा इधर देखो एक बार, सारे बच्चे बोर्ड पर देखना, इसको मीन पोजीशन समझो, मीन से पार्टिकल गया एक्सट्रीम पर, तो कोई बच्चा बताएगा यहां से यहां तक का समय कितना, बोल यार, बोलो बोलो, t/4। ये जबरदस्त चीज है, अब मैं जो बोलूंगा असली फिजिक्स है ये, ध्यान से देखना। फिर सोनू ऐसे आया, t/2, सोनू की वाइफ ऐसे आई, यहां टाइम बोलो सोनू की वाइफ का, बोलो t/2। अरे बोल यार, नहीं आ रहा। अब सोनू ऐसे गया, उसकी वाइफ का टाइम 3t/4, तो टाइम लिख रहा हूं, यही तो खास बात है, यही तो फिजिक्स है, इसी को समझना। फिर वो ऐसे और t, ठीक है, और वो ऐसे पहुंच जाएगा।
तो यहां फ्रीक्वेंसी पता कितनी है? 2। एक फ्रीक्वेंसी तो सोनू की जो डायमीटर पर क्या कर रही है, ऑसिलेटरी, और एक फ्रीक्वेंसी सोनू की। अरे बोल यार, सोनू ऐसे घूम रहा है, एक तो सोनू की फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनू एंड सोनू वाइफ, सेम और डिफरेंट? सेम। एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय सोनू लेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में सोनू की वाइफ भी समय क्या लेगी? सेम। अरे बोल यार। इसलिए सुनो, सोनू की स्पीड को आप एंगुलर स्पीड बोल रहे थे ना, जो कांस्टेंट थी। अब इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, यह बात तुम्हें समझ में आ गई। क्योंकि ये ओमेगा जो सोनू का होगा, वही ओमेगा सोनू की। अरे बोल यार। भाई ये इसकी भी तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपसे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 2π/t, वही 2πf। तो ये एक जबरदस्त बात निकल के आई है, ध्यान से सुनो इसको, फिर से सुनो एक बार, बोर्ड पर देखो। सोनू तो ऐसे घूम रहा है, सोनू की फ्रीक्वेंसी तो ऐसे है, और सोनू की वाइफ की फ्रीक्वेंसी ऐसे है। और मैं कह रहा हूं कि जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो एक सर्कल कंप्लीट हुआ, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। तो जो फ्रीक्वेंसी या जो एंगुलर स्पीड आप यूज करते हो सर्कल में, वही एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आप ऑसिलेटरी मोशन में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो सेम है। अरे बोल यार। नहीं आया? यहां पर कंक्लूजन क्या निकला इस पॉइंट से, कोई बताएगा? यहां कंक्लूजन निकला कि पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल की परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की डायमीटर की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल is match with the frequency of perpendicular projection of particle on vertical diameter. Frequency of particle is matched with the perpendicular projection of particle on vertical diameter, ब्रैकेट में लिख लेना ऑसिलेटरी मोशन। डायमीटर पर कौन सी मोशन है? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी, एक या दो? एक सर्कल पर और एक डायमीटर पर, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। तो देखो, अच्छा बताओ, जब सोनू की, अब देखो सुनो, अब फेज की बात करेंगे, फेज की। जब सोनू की वाइफ यहां पहुंच जाएगी ना, तो फेज पता कितना हो जाएगा? π/2, और जब वापस आएगी पाई। अब ये फेज आप इस पे भी डिस्कस करोगे, पर समझना इससे है, पर फेज इस पे भी डिस्कस करेंगे। अब कोई बच्चा सोचे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये π/2 कैसे लिख दिया? तो आप समझ गए, वो मैंने सर्कल से आपको समझा दिया। पाई, फिर यहां 3π/2 और यहां 2π। तो देखो अब क्या होने वाला है, इधर देख लो, अब इधर देखो, बोर्ड पर देखो एक बार। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर, इसको मैंने ऐसे बना लिया, फेज 0, फेज π/2, फेज पाई, फेज 3π/2, फेज 2π। जब ये π/2 होगा तो t/4, t/2, 3t/4, t। अब ये बताओ, ये जो मैंने बनाया, क्या ये कुछ समझ आया? मतलब जैसे मैंने यहां π/2 लिख दिया, अब कोई बच्चा कह रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, π/2 कैसे लिख दिया? इसको थोड़ा समझाया, कहां से कुछ समझ आया? तो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ ऑसिलेटरी मोशन हो रही है। पहले पार्टिकल 2 सोनू की वाइफ है, फिर वापस आई उसकी वाइफ, फिर यहां गई, फिर वापस आई। और इसको आप अपनी नोटबुक पर थोड़ा सा रफली बना लो।
ताकि आने वाले समय में आपको चीजें समझ में आए बहुत अच्छे से। और एक रिलेशन भी बताया था बीच में, टाइम और थीटा के बीच में लिख रखा है। टाइम और थीटा के बीच में एक रिलेशन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये वाला थीटा अपॉन टी 2π/t, ये ओमेगा होता है, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहा, ये तुम्हें समझ में आ गया। सर इसको आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा क्योंकि जैसे ओमेगा को सर्कल पर पढ़ा जाता है वैसे ही ओमेगा को डायमीटर पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डायमीटर पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में और सर्कल का एक चक्कर कंप्लीट करने में समय क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम है। सर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसलिए ओमेगा को हम डायमीटर पर भी पढ़ सकते हैं। जो हम सर्कल पर पढ़ते हैं वही चीजें हम डायमीटर पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ 4-5 बार बोल दो, आगे पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ बस मेरे साथ बोलते चलो। चलो भाई बोलो, ठीक है बोलो। यहां सोनू का फेज बोलो, अरे आवाज कम आ रही है। सोनू का फेज बोलो, फेज बोलो, बोलो फिर से बोलो यहां। अच्छा चलो, अब उसकी जो वाइफ है जो डायमीटर पर उसके साथ साथ चल रही है, उसका फेज वापिस। ये फेज सिर्फ सर्कल पर पड़ते हैं, डायमीटर पर भी? अच्छा, सर्कल की फ्रीक्वेंसी और डायमीटर की फ्रीक्वेंसी अरे बोल यार, कुछ समझ आ रहा है? ये फेज वगैरह कैसे लिखे, π/2, कितना टाइम, कहां पर, कैसे, क्या, कुछ समझ आया? पक्की बात है? अच्छा मुझे ये बता दो, जब सोनू यहां पर होगा तो मुझे ये बता दो सोनू की वाइफ कहां होगी? जब सोनू मान लो यहां है और सोनू ऐसे जा रहा है तो उसकी वाइफ बताओ डायमीटर पे कहां होगी? मतलब ऐसे ही सोचा क्या? पक्का? ऐसे पर बना के दिखाना एक बार, वैसे जलल बना के दिखा दो। डायमीटर पे बता दो बस उसकी वाइफ कहां पर है। एक तो वो यहां है, दोनों लोकेशन पे बता दो। हो गया? ऐसे जा रही है उसकी वाइफ? ऑनेस्टली बोलो, ऐसे ही बनाया? पक्का? आ गया बनाना? फिर से बोलो, यहां फेस बोलो। अच्छा यहां टाइम बोलो। और यहां टी। समझ आ रहा है? सर्कल पर कौन सी मोशन हो रही है? सर्कुलर। और डायमीटर पर ऑसिलेटरी मोशन। समझ आया? कल करते हैं इसको।